फिजिकल पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखे थे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है इसका फिजिकल पॉइंट कैसे कैसे चेंज होगा। आज हम लोग उसके थोड़ा सा और इसका प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। इसमें देखना है हमको डेंसिटी के बारे में। ठीक है, डेंसिटी कैसे होता है। अब डेंसिटी देखो, कैसे पहचानेंगे डेंसिटी की किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो सबसे पहले तो देखना है कि डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, है ना। मास बाय वॉल्यूम, तो जितना ज़्यादा मास होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट में नीचे जाएगा, नीचे के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और जितना कम मास मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो ऊपर ही के फ्लोट करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे ब्रोमो आयोडो पोलीक्लोरो derivatives of hydrocarbon has heaviest, ठीक है, are heaviest than water। ये क्या है, ब्रोमो आयोडो पोलीक्लोरो डेरिवेटिव, मतलब कि ब्रोमीन हो चाहे आयोडीन हो या क्लोरीन का एक से ज्यादा पॉलीक्लोरिनेशन, पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे जब हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ते हैं, ये इसका जो वेट होता है ये वाटर से ज्यादा होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रोमीन आयोडीन एंड पॉलीक्लोरो। ठीक है, मतलब कि जैसे कि अगर कोई कार्बन कोई कंपाउंड है CH2Cl2 या फिर CH Cl3 या CCl4, मतलब एक से ज्यादा क्लोरीन अगर होगा, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन क्या है, हेवीएस्ट है। डेंसिटी इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, हेलोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम। डेंसिटी कैसे कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे एटम्स बढ़ेंगे, उसके एटम्स किसके, हेलोजन के, उसके एटॉमिक मास बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग को पता है जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसका एटॉमिक मास एंड साइज ये सारे के सारे बढ़ते जाते हैं, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पर क्या है, कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे अगर C3H7Cl है, एक क्लोरीन है, इसकी डेंसिटी बहुत ही कम है। फिर ब्रोमीन जुड़ा, सेम कंपाउंड है, ठीक है, उसकी थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ गई। फिर आयोडीन जुड़ा, इसकी और थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स जुड़ने लगे, CH2Cl2 CHCl3 CCl4, एक से ज्यादा क्लोरीन जब इसमें ऐड होने लगा, तो देखो ऐसे धीरे 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 करके मेरा डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा डेंसिटी, एक तो वो साइज ऑफ हेलोजन ग्रुप, ठीक है, एटम्स एटम्स ऑफ हेलोजन ग्रुप, मतलब एक से ज्यादा है या नहीं, कितना हेलोजन ग्रुप है, अगर ब्रोमीन भी एक से ज्यादा अगर हुआ, ठीक है, तो उसकी भी डेंसिटी जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ना तुमको कुछ कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कंपाउंड हो सी सी एंड यहाँ पर हो क्लोरीन। ठीक है, कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन मान लेते हैं, 2 क्लोरीन है। ठीक है, उसके बाद अगर है सी एंड यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन, सिर्फ एक ब्रोमीन है। तो इधर मेरा कंपाउंड यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ब्रोमीन अगर है तो इसकी जो डेंसिटी है वो क्लोरीन से ज्यादा है। ठीक है, वो क्लोरीन से ज्यादा है। तुमको ये सारा डेटा याद नहीं रखना है, लेकिन बस सीरियल वाइज याद रखना है, कौन सा किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा किसका कितना है। ठीक है, तो अब ब्रोमीन की डेंसिटी जो है ज्यादा है क्लोरीन के कंपैरिजन में, लेकिन अगर एक से ज्यादा क्लोरीन जुड़ गया और मेरा कंपाउंड ये सेम रहा, ठीक है, तो मेरा जो डेंसिटी होगा इसका ज्यादा होगा, मतलब पॉलीक्लोरीन डेरिवेटिव का। उसी तरह से आयोडीन जो है, आयोडीन की डेंसिटी जो है इन तीनों से, इन दोनों से ज्यादा ज्यादा है, सबसे ज्यादा है ना, क्लोरीन एंड ब्रोमीन से। लेकिन अगर पॉलीक्लोरो या पॉलीब्रोमो कोई भी हाइड्रोकार्बन जुड़ जाए तो आयोडीन से वो ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है। देन हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि कौन सा कंपाउंड किससे किसके साथ सॉल्यूबल हो रहा है। जैसे कि अगर हाइड्रोकार्बन मेरा सॉल्यूट है एंड वो सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व हो रहा है या नहीं, ये देखते हैं। तो इसमें एक चीज याद रखना है, जो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। मतलब पोलर पोलर के साथ ही होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर के साथ ही डिसॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर का सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेंगे। शुगर और वाटर क्या होता है, आपस में डिसॉल्व हो जाता है ना, आपस में डिसॉल्व हो जाता है। और अगर हम सैंड एंड वाटर का ले ले तो सैंड एंड वाटर जो है आपस में डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है ना। सैंड एंड वाटर आपस में डिसॉल्व नहीं होते। अब जैसे कि मान लो कि कोई लिक्विड लिक्विड का ही ले लें, मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर में क्या होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है एक दूसरे में। लेकिन यही अगर हम वाटर में ऑयल डिसॉल्व कर दे तो नहीं डिसॉल्व होगा, ठीक है ना, डिसॉल्व नहीं होगा। तो हेलो एल्केन आर स्लाइटली पोलर। हेलो एल्केन जो होता है वो स्लाइटली पोलर होता है। हेलो एल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली soluble इन वाटर। व्हाई? हेलो एल्केन जो होता है वो बहुत ही कम डिसॉल्व होता है, ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाता। हेलो एल्केन्स आर soluble इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर अल्कोहल, ठीक है। तो हेलो एल्केन जो है वो वाटर में उतना अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाता, लेकिन नॉन पोलर के साथ जैसे कि ईथर, अल्कोहल, इन सब के साथ आराम से डिसॉल्व हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे जब भी कोई हेलो एल्केन के रिएक्शन कर रहे हैं तो हम लोग वाटर बहुत कम ही लेते हैं, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें। तो हेलो एल्केन क्या करेगा, वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि हेलो एल्केन तो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड वो नॉन पोलर है। तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, एसीटोन बहुत ज्यादा लेते हैं, एसीटोन, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे इससे जरूरत। अब देखो, अरेंज ईच क्वेश्चन देखेंगे, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या क्या क्वेश्चन है, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन, ठीक है। सबसे पहले इन सबको स्ट्रक्चर में लिख लेंगे। ब्रोमोमीथेन क्या होगा, CH3Br। ब्रोमोफॉर्म, जब भी ब्रोमोफॉर्म आए, ठीक है, ब्रोमोफॉर्म हो तो CH Br3 हो जाएगा, ठीक है। अब CHCl3 है या CH हो, इन सब के बाद फॉर्म 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 लगेगा, ठीक है। चाहे CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CH2Br2, ठीक है। अब इसका बताना है कि कौन सा कैसे कैसे इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। सबसे पहले हम लोग सीरियल वाइज अरेंजमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या है, क्लोरीन का सबसे कम है, देन उसके बाद ब्रोमीन, देन आयोडीन। यहाँ पर तो ब्रोमीन है नहीं तो हम लोग को क्लोरीन का ही देखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर एक क्लोरीन है तो उसका सबसे कम होगा। यहाँ पर एक क्लोरीन है, नहीं है एक क्लोरीन, ठीक है। देन यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन का जो है क्लोरीन से ज्यादा है ना, ब्रोमीन का क्लोरीन से ज्यादा है। तो अगर ब्रोमीन 3 हो एंड क्लोरीन भी 3 हो तो किसका ज्यादा होगा, तो ब्रोमीन का ही ज्यादा होगा। अगर ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों के सेम हो, ये भी CH3 है, ये 3 है। अगर ब्रोमीन और इसका दोनों का सेम हो तो ब्रोमीन का ही ज्यादा होगा, तो ये नंबर 1 में आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ ब्रोमीन 2 है तो ये नंबर 2 में आएगा। देन उसके बाद ये नंबर 3 में और ये नंबर 4 में। ये इस क्लोरीन का यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो क्लोरीन इधर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका जो कंपाउंड है वो 3 है, ठीक है। पॉलीक्लोरो हम डेरिवेटिव हम लोग देखे थे ना,
तो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव जो है सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है, इसका डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना लो, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन देखो, हाइड्रोकार्बन का जो है सबसे कम होता है, बहुत ही लाइट होता है। ठीक है, लाइट वेट का होता है, तो सबसे छोटा सबसे कम इसी का होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देन देन ये, एंड देन सबसे ज्यादा आइसोप्रोपाइल का होगा डेंसिटी। ठीक है, जस्ट वेट एक मिनट, फिर से अटक गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है। तो क्या क्या प्रोडक्ट है, CH Cl3, CH2Cl2, CH Cl3, ये है CH3Cl, फिर CCl4 और CH4। ठीक है, तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट तो किसका किसका होगा, सबसे सबसे कम होगा, सबसे कम है इसका CH3Cl, देन CH2Cl2, CH Cl3। जैसे जैसे मेरा क्लोरीन के कंपाउंड बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मेरा डाइपोल मोमेंट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद मीथेन और उसके बाद CCl4। ठीक है, अब हम लोग जो है ना आगे देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें क्या क्या देखेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड रिएक्टिव। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसको कैसे समझेंगे कि कार्बन कोई भी जो हैलोजन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है, कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो CF है, देन देखो जितना ज्यादा मेरा देखना पड़ेगा कि जो हैलोजन ग्रुप है वो कितना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कितनी ज्यादा है। कार्बन देखो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन वो देता है, तो जितना अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही फ्लोरीन मतलब या फिर कोई भी हैलोजन ग्रुप उसको अच्छे से पकड़ पाएगा, है ना, उसके पास रह पाएगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन उसको नहीं देगा तो वो नहीं टिक पाएगा वहां पर। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है सबसे छोटा साइज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो क्लोरीन कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत बहुत हाई होगा। उसी तरह से जो आयोडीन है, वो आयोडीन जो है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, वो फटाक से किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है, न्यूक्लियस की पकड़ जो है आउटर ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाती, जिसके वजह से कार्बन और आयोडीन के जो बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले CF, देन Cl, देन Br और फिर आयोडीन। नेक्स्ट देखेंगे बॉन्ड रिएक्टिव। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा
कि उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे रिएक्टिविटी के बारे में बात किया गया, तो आयोडीन जो है हाईली रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और फ्लोरीन सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, वो किसी साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो सबसे ज्यादा होगा आयोडीन का, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, और फिर फ्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ हेलो एल्केन, इसको हम बोलते हैं बेल्स्टेन टेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इज बर्न्ड इन अ लूप ऑफ कॉपर वायर, कंपाउंड विल बर्न ग्रीन इफ इट इज अ हेलो एल्केन, ठीक है। तो जब कंपाउंड को हम लोग बर्न करते हैं वो कॉपर वायर में, अगर वो कंपाउंड मेरा हेलो एल्केन है, तो बर्न हो करके उसका कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग रिएक्शंस टाइप। दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, तीन टाइप के रिएक्शंस होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसका दो टाइप है, SN2 एंड SN1 रिएक्शन, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड देन रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल्स। आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक के SN1 और SN2 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि न्यूक्लियोफिलिक आखिर होता क्या है। तो न्यूक्लियो देखो, फिलिक फिलिक मतलब क्या होता है पता है? लवर। इन अगर हम केमिस्ट्री के शब्द में बोले तो इसका मतलब होता है डेफिशिएंसी, जिसके पास जो डेफिशिएंसी होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लवर, जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज चाहिए। A nucleophile react with haloalkane, या haloalkane बोलो चाहे substrate बोलो, having a partial positive charge on the carbon atom bonded to halogen, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? जब न्यूक्लियोफाइल हेलोएल्केन के साथ रिएक्ट करता है, जिसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो कार्बन में, और हेलोजन जिसमें जुड़ा हुआ है, जिसके साथ बॉन्डेड है, उसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। ये देखो, ये है मेरा न्यूक्लियोफाइल, ये है कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो एक्स में है ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, एंड इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव क्या होता है कि जितना हेलोजन के पास, जितना भी किसी न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल के पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, उतना नहीं रहता, क्योंकि हम लोग जब बॉन्डिंग बनाते हैं ना, तो बॉन्डिंग में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होता है उसके पास, जो पेयर में रहते हैं, ठीक है। पेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या करते हैं, आपस में शेयर करके हाफ हाफ हो जाता है, तो जिसके वजह से जितना भी बॉन्डिंग बनता है सारे में पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। एंड अगर वो अकेला है तो मतलब उसके पास पूरी पूरी तरह से नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो उसमें पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव इस तरह से ही रहेगा, खासकर पोलर के साथ, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, एक्स को बाहर निकाल देगा, एंड यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल जब जुड़ गया एंड एक्स यहाँ पर अलग हो गया, इसी को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट कर देना, उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे खुद चले जाना, ठीक है। अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड हेलोजन एटम कॉल्ड लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स एज हैलाइड आयन, ठीक है। तो जो न्यूक्लियो वहां पे जो हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहता है उसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं लिविंग ग्रुप, ठीक है। लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है? जो आराम से निकल जाए, ठीक है, जो आराम से निकल जाए। Since the substitution reaction is initiated by nucleophile, it is called nucleophilic substitution reaction, ठीक है। ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफाइल की वजह से ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, इनिशिएट हुआ है, इसलिए इसका नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होता है। तो देखो, जब भी जो न्यूक्लियोफाइल उसमें जो हेलोजन ग्रुप होता है, ठीक है, वो हेलोजन जो है ना खुद से नहीं निकलता, ठीक है। हेलोजन खुद से नहीं निकलता, मतलब सॉरी, खुद से उसको निकलना पड़ेगा। जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसमें इतनी पावर नहीं होती, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसको निकाल सके। तो अगर जो हेलोजन ग्रुप मेरा SN2 में होता है, ठीक है, SN2 नहीं, SN1 में, SN1 में क्या होता है कि जो हेलोजन ग्रुप उसमें जुड़ा हुआ है,
ठीक है, उसको खुद से ही वहां से निकलना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि हेलो एल्केन जब रिएक्ट करता है केसीएन से, ठीक है, अच्छा इसके बारे में हम लोग बाद में पहले देखेंगे, पहले हम लोग आगे में देखेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद इसका क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि जो मेरा हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, जो हैलोजन ग्रुप हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है उसको खुद ही से निकलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, कोई लड़की है, ठीक है, कोई लड़की पार्क में बैठी है, ठीक है, एंड उसको जो है कोई लड़का उसको क्या बोले उसको अप्रोच करना चाहता है, ठीक है, अप्रोच करना चाहता है, लेकिन वो क्या है कि उस लड़की के चारों तरफ वो सिक्योरिटी गार्ड से भरी हुई है, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड से वो भरी हुई है, तो वो लड़का जो है उसको नहीं अप्रोच कर पाएगा, ठीक है। या फिर यूं समझ लो वो उसका पर्स चोरी करना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसके चारों तरफ से सिक्योरिटी गार्ड भरे हुए हैं, तो वो उसका पर्स चोरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर वो लड़की खुद से बाहर निकल जाए, अपनी सिक्योरिटी से वो खुद से बाहर निकल जाए, तो वो लड़का आराम से उसका या तो उससे बात कर सकता है या फिर उससे उसका पर्स चोरी कर सकता है, ठीक है ना। या फिर वो उस जगह पे खुद ही जाकर के बैठ सकता है, अगर वो उसको उस जगह पे जाकर बैठना था तो वो क्या करेगा, उस लड़की के निकलने के बाद तुरंत वो जाकर के वहां पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको दो चीज याद रखना है कि SN1 में जो लिविंग ग्रुप होता है या मेरा हेलोजन ग्रुप होता है, रिएक्शन सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है, वो उसी पे डिपेंड करता है कि वो निकलेगा या नहीं निकलेगा। और अ, और एक क्या था, इसमें जो है रिएक्शन तुम्हारा डिपेंड करेगा सिर्फ हेलोजन ग्रुप पे ही, ठीक है, सिर्फ हेलोजन ग्रुप पे। और एक है कि SN1 रिएक्शन ज्यादा फॉलो करेगा टर्शियरी ग्रुप में। मान लो कि जो मेरा हाइड्रोकार्बन या ये जो ब्रांच लगा हुआ है, ये सारे जो ब्रांच है ये एक तरह से सिक्योरिटी है ब्रोमीन का, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्रोमीन निकलेगा बाहर, वैसे ही वहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाएगा। तो SN1 stand for nucleophilic substitution reaction and the represents the fact that the rate determining step is unimolecular। तो जो रेट डिटरमाइनिंग मतलब जो रेट बता रहा है कि कैसे रिएक्शन होगा, कितने रेट में रिएक्शन होगा, वो यूनिमोलिकुलर है, मतलब सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे वो डिपेंड करता है, सिर्फ वो हेलोजन पे ही डिपेंड करता है, यानी जो हेलोजन ग्रुप हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है सिर्फ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता रिएक्शन, ठीक है। अगर ब्रोमीन खुद से या हेलोजन कोई भी ग्रुप खुद से जुड़े निकलेगा तभी न्यूक्लियोफाइल वहां पर ऐड हो सकता, ठीक है। तो अगर ये टर्शरी ब्रोमाइड टर्शरी ब्रोमाइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेरा बनता है क्या, ब्रोमीन अलग हो जाएगा, OH आकर जुड़ जाएगा और हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो जाएगा। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो टर्शरी ब्रोमाइड अगर ये जैसे वाटर क्या करेगा, सबसे पहले ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट निकलेगा, यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ इसमें कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये रिएक्शन जो होता है वो बहुत बहुत स्लो होता है, ठीक है, बहुत स्लो। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है वो बहुत स्लो होता है, हमेशा हर कंडीशन में वो स्लो होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है किसे कितना स्लो है कितना फास्ट है, ठीक है। तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है इसका रिएक्शन जो है बहुत ही स्लो होता है, एंड जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हम जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एक बार, तो ये वाटर जो है, इस वाटर में O में लोन पेयर होता है, ये पूरा का पूरा जाकर के उससे अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा कंपाउंड बनाएगा। और फिर जब ये पॉजिटिव चार्ज का रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे खुद का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए फिर से हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज लेकर के निकल जाएगा, अपना H प्लस यहाँ से मेरा H प्लस रिलीज होगा, H प्लस रिलीज हो जाएगा, और ये क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, एंड टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है,
टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब कि रिएक्शन सिर्फ एक हेलोजन पे ही डिपेंड कर रहा है, तो एक सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड कर रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, यहाँ पर देखो। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल अब कितने टाइप्स के होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंटेंट क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो दो तरीके से, मतलब एक ही कंपाउंड है लेकिन वो दो रिएक्शन या दो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो टू न्यूक्लियोफाइल साइट थ्रू विच दे अटैक। ठीक है, दो न्यूक्लियोफाइल साइट है, मतलब दो साइट से न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिएक्शन कर सकता है या प्रोडक्ट बना सकता है। ओ एनओ है, ठीक है, मतलब कि NO2, और एक होता है CN साइनाइड। ठीक है, इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियो ये जो मेरा सबस्ट्रेट है वो अटैक कर सकता है नाइट्रोजन की भी तरफ से और ऑक्सीजन की तरफ से भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो नाइट्रोजन की तरफ से भी प्रोडक्ट बना सकता है और ऑक्सीजन की साइड से भी प्रोडक्ट बना सकता है। साइनाइड में भी कार्बन की तरफ से भी कर सकता है, और सॉरी नाइट्रोजन की तरफ से भी कर सकता है और कार्बन की तरफ से भी कर सकता है। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ से करे इसका नाम होगा नाइट्रो अल्केन, अगर ऑक्सीजन की तरफ से करे इसका नाम होगा अल्काइल नाइट्राइल। मतलब फॉर्मेशन अगर RNO2 हो इसका नाम होगा नाइट्रो अल्केन, और अगर RONO हो इसका नाम होगा अल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक चीज देखो, इसको अच्छे से फेयर अपने कॉपी में याद कर लेना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितने टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से बना लो कि मेरा देखो यहाँ पे क्या है, RX जो है मेरा रिएजेंट है। ठीक है, RX रिएजेंट है। अब अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, OH, ये जो OH होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल है, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो ये क्या बनाता है, ROH। अब ये OH कैसे किसके साथ जाएगा, NaOH एंड KOH, बोथ आर न्यूक्लियोफाइल। H2 से रिएक्ट करेगा तो ROH बनाएगा। अब सीधे सीधे करते जाओ, मोबाइल को अपना रोटेट करते जाना। RO अगर RO के साथ बनाता है तो, या फिर यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल NaOR डैश है, दोनों एक ही है। यहाँ पे RO मेरा न्यूक्लियोफाइल है, उसकी जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं। हमने लिया है NaOR, मेरे पास कुछ भी हो सकता है। अगर लास्ट में सिर्फ OR है, अगर तुमको सर से क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि वो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, क्या बनाएगा, ROR डैश, देन NaI RI का फॉर्मेशन होगा। NH3 अमोनिया के प्रेजेंस में अगर होता है तो RNH3 बनाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, तुमको बस न्यूक्लियोफाइल्स याद रखने हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल्स है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं OH, H2O, RO, ठीक है, या फिर OR जो बनाता है क्या, कीटोन बनाता है ना। फिर उसके बाद आयोडीन के प्रेजेंस में, देन NH3, उसके बाद RRN के साथ करेगा तो RNRR, इस तरह से मेरा कंपाउंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो LiAlH4 है, ये सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें क्या होगा, इसको हम कैसे समझेंगे, एल्यूमिनियम के पास कितना वैलेंसी होता है, एल्यूमिनियम का 3 वैलेंसी होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का 3 वैलेंसी होता है। तो जब यहाँ पर मेरा LiAlH4 है तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया, उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो वो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम उसमें जुड़ जाता है, सॉरी लिथियम जुड़ जाता है। ठीक है, लिथियम की वैलेंसी +1 होती है। ठीक है, ये क्या करता है, लिथियम के साथ
आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एंड ये जो जुड़ता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जब भी LiAlH4 के साथ रिएक्ट हो वहां से हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा RH, ठीक है। फिर RNH2 के साथ रिएक्ट करेगा तो RNH R डैश एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, RNH R डैश। अब यहाँ देखो CN है, ठीक है, साइनाइड, साइनाइड। अब देखो यहाँ पर क्या है कि दो क्या बोलेंगे, दो मेरा न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर वो KCN के साथ करता है और एक AgCN के साथ करता है, तो KCN के साथ अगर करेगा तो बनाएगा RCN, मतलब R के साथ, R ग्रुप के साथ कार्बन के साइड से अटैक होगा। और अगर यही AgCN के साथ अटैक करता है तो CN का, साइनाइड का नाइट्रोजन वाला साइड अटैक करेगा, ठीक है। अगर KCN के साथ वो रिएक्ट करता है, अगर KCN पोटेशियम के साथ अगर रिएक्ट करता है तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा RCN। और अगर AgCN के साथ अटैक करेगा तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा RNC, मतलब आइसोसाइनाइड। उसी तरह से सिमिलरली ONO2 है या ONO या NO2 है, अगर KNO2 के साथ करता है तो मेरा प्रोडक्ट कहाँ से अटैक होगा, ऑक्सीजन से, ठीक है। और अगर AgNO से करता है तो मेरा प्रोडक्ट अटैक करेगा नाइट्रोजन से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे RCOO डैश, ये बनाएगा ईस्टर, ठीक है। इसका क्या बनता है, R डैश COOR। ये जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है COO माइनस, RCOO माइनस, वो किससे रिएक्ट करेगा, वो यहाँ बना देगा, क्या बनाएगा, R डैश COOR, ठीक है। फिर R डैश, यहाँ पे R डैश क्यों लिया गया है, कोई और अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, कोई और अल्काइल ग्रुप। मान लो कि मेरा जो ये जो R है, जो यहाँ पे जो RX यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो ये RX मान लो कि 2 कार्बन का है, ठीक है, क्लोरोइथेन है, ठीक है, क्लोरोइथेन। तो वो अगर मीथेन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा कि क्लोरोइथेन का Cl और इसका एक H, ये आपस में कंबाइन होकर रिलीज हो जाएगा और देन यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा इथेन के साथ और बना लेगा प्रोपेन। उसी तरह से यहाँ पे R डैश का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है ना यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो कि जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं KCN के साथ तो फॉर्मेशन होता है अल्काइल साइनाइड का, ठीक है, अल्काइल साइनाइड का मेन प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर AgCN के साथ करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन बनता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखो KCN क्या होता है, KCN जो है मेरा वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, वो बनाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो इसमें क्या होगा कि जो मेरा पोटेशियम है वो रिलीज नहीं करेगा जल्दी, मतलब वो नाइट्रोजन को वो जल्दी नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसमें देखो न्यूक्लियोफाइल का क्या करना है, वो जा करके पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अगर उसको पहले से ही एक अच्छा पॉजिटिव ग्रुप मिल जाए, अगर पहले से ही एक अच्छा पॉजिटिव ग्रुप मिल जाए तो वो क्यों जाएगा हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करने में, ठीक है, वो नहीं जाएगा हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो आयनिक बॉन्ड हमें पता है ना कि बहुत अच्छा आयनिक बॉन्ड है। तो अगर वहां पे नाइट्रोजन जुड़ जाए, ठीक है, कार्बन पोटेशियम के साथ नाइट्रोजन जुड़ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो छोड़ेगा ही नहीं, पोटेशियम उसको छोड़ेगा ही नहीं। तो पोटेशियम क्या करता है, वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये कार्बन के साइड से अटैक करेगा। एंड AgCN जो होता है, AgCN जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसके वजह से वो आराम से क्या करेगा, छोड़ देगा और नाइट्रोजन अटैक कर लेगा, ठीक है, नाइट्रोजन अटैक कर लेगा किसको, कार्बन को।
एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल है ये जो बेंजीन है, देखो यहाँ पर मेरा रेजोनेंस बना हुआ है अच्छे से, ठीक है। ये क्लोरीन है यहाँ पर, अगर यहाँ पे ये लोन पेयर आकर के यहाँ अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड बना देगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद क्या करेगा, अच्छा नहीं, ये बॉन्ड अभी यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। देन ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है ये यहाँ आएगा, तो जिसके वजह से ये बॉन्ड टूट करके इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, फिर जब दोबारा से होगा, ठीक है, जब दोबारा से यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ जो बॉन्ड था ये ऊपर चला जाएगा एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है। तो जब ये वापस जाएगा तो ये वाला बॉन्ड जा करके जहाँ पे कार्बन क्लोरीन के पास डबल बॉन्ड बना हुआ था, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसके, अब देखो SN1 रिएक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली इट has observed that the rate of reaction depends only on substrate concentration, not on attacking reagent concentration, ठीक है। तो जो सबस्ट्रेट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, मतलब जो हेलोजन ग्रुप ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, रिएक्शन मेरा उसी पे डिपेंड करेगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल पे, न्यूक्लियोफाइल के अटैक पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। SN1 reaction are generally carried out in polar protic solvent, जैसे पोलर प्रोटिक मतलब क्या, जिसमें पोलर बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, जिसके पोलर बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे कि वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, पोलर प्रोटिक है। जितने भी पोलर ग्रुप्स हैं, जितने भी पोलर बॉन्ड बनाते हैं, ये सारे के सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही जुड़ता है। इट अकर्स इन 2 स्टेप्स, क्या क्या, स्टेप 1 इज स्लोवेस्ट एंड रिवर्सिबल। जो स्टेप 1 होता है, फर्स्ट स्टेप मेरा हमेशा स्लोवेस्ट और रिवर्सिबल होगा, मतलब अगर उसको न्यूक्लियोफाइल नहीं मिला, ठीक है, अगर हाइड्रोकार्बन को न्यूक्लियोफाइल नहीं मिला, तो वो वापस से हेलो कार्बन या हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। स्लोवेस्ट एंड रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल मतलब क्या होता है, रिएक्शन टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बनने बन जाएगा फटाक से। It involves the CX bond breaking, for which the energy is obtained through solution of halide ion with the proton of protic ion solvent, ठीक है। Then only substrate decide the rate of reaction, सिर्फ मेरा halogen group या substrate जो है वही डिसाइड करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज नॉट मैंडेटरी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो चाहे कुछ भी हो, अगर मेरा सबस्ट्रेट या हैलोजन ग्रुप वहां से नहीं निकलना चाहेगा, वो नहीं निकलेगा, तो न्यूक्लियोफाइल किसी भी हाल में अटैक नहीं कर सकता। इसी वजह से हम लोग जो है टर्शरी हाइड्रोकार्बन लेते हैं, ताकि टर्शरी में क्या होगा, उसको पॉजिटिव चार्ज तीनों साइड से मिलेगा और वो उसका जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोले तो कि उसको जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों साइड से मिल रहा है, जिसकी वजह से वो आराम से अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 2 डिग्री या 1 डिग्री बनाते हैं, तो मेरा पावर जो है, स्ट्रेंथ जो है, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन मिलने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ greater the stability of hydrocarbon carbocation, greater will be SN1 रिएक्शन। तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा कार्बोकेटायन का, मतलब प्लस चार्ज का, उतना ही अच्छा SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है। मतलब क्या, कि जब हम लोग टर्शरी ग्रुप देख रहे थे, ये जो मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन यहाँ भी एल्काइल ग्रुप लगा, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा है, और अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जितना ज्यादा इस प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी होगा, उतना अच्छे से यहाँ पर SN1 रिएक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, ये क्या होगा, ये स्टेबल होगा, है ना, वो स्टेबल रहेगा, वो फटाक से किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब वो अनस्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अनस्टेबल नहीं होगा, उसको एकदम से वो नेगेटिव का भूखा नहीं होगा, क्योंकि उसको
चारों तरफ से अपना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। अगर ये इनस्टेबल हुआ तो फिर से क्या करेगा, जो ब्रोमीन या हेलोजन ग्रुप जो निकला था वो फिर से यहाँ पर अटैक कर जाएगा। तो ये स्टेबल कब नहीं होगा, जब वो 2 डिग्री होगा या 1 डिग्री होगा, तो वो स्टेबल नहीं होगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहा है कहीं से भी। उसके बाद रिएक्शन ऑफ हैलाइड्स, अच्छा नहीं, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। याद रखना है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड क्या होगा, आर आई, आर बी आर, आर आई जो है सबसे ज्यादा होगा, आर बी आर, देन आर सी एल, देन आर एफ। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड मतलब कि हैलाइड कैसे कैसे करके रिएक्ट करेगा। तो आर आई का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली रिएक्टिव है, वो फटाक से निकल जाएगा, वो तुरंत निकल जाएगा। लेकिन फ्लोरीन अगर जुड़ा होगा तो फ्लोरीन नहीं निकलेगा जल्दी। अब हम लोग SN1 SN2 रिएक्शन देखेंगे। SN2 रिएक्शन में क्या होगा, SN2 रिएक्शन में देखो क्या होता है, जो मेरा न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट है वो रिएक्शन दोनों पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसा है, बायमोलिकुलर है। ठीक है, तो a lone pair of nucleophile attack on an electron deficient electrophilic center and bonds to it form backside expelling another group called a living group। ठीक है, ये क्या करता है, ये कंपाउंड के बैक साइड से अटैक करता है। तो जैसे ही वो अटैक करेगा वहां पर जो हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, वो तुरंत निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि पहले से हेलोजन ग्रुप नहीं निकलेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब जाकर के वो निकलेगा। दस द इनकमिंग ग्रुप रिप्लेसेस द लिविंग ग्रुप इन वन स्टेप। ठीक है, तो जो इनकमिंग ग्रुप है मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो जब एंटर कर रहा है तो वो लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में सारे के सारे काम हो जा रहे हैं, जुड़ना भी और निकलना भी। दिस बैकसाइड अटैक कॉज इन्वर्शन। ठीक है, जो बैकसाइड अटैक होता है ये इन्वर्शन बनाता है। इन्वर्शन मतलब क्या होता है, जो मेरा हेलोजन ग्रुप है जो राइट साइड में जुड़ा हुआ था, ठीक है, जो हेलोजन ग्रुप देखो, यहाँ जो हेलोजन ग्रुप है वो जो राइट साइड यहाँ पर जो जुड़ा हुआ था, इस साइड जुड़ा हुआ था, अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इधर जुड़ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये इन्वर्शन बन जाएगा, मतलब इसका जो पोजीशन होगा वो उल्टा हो जाएगा। तो मतलब जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो दूसरे साइड से होगा, इसलिए ये इन्वर्शन का फॉर्मेशन करेगा। Since two reacting species are involved in the stereo rate determining step of the reaction, this leads in the formation of bimolecular nuclear substitution reaction SN2। ठीक है, ये कैसा रिएक्शन बनाएगा, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन बनाएगा। ठीक है, मतलब रिएक्शन जो है दोनों पे ही डिपेंड करेगा, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो या सबस्ट्रेट हो, मतलब हाँ सबस्ट्रेट हो, हेलोजन ग्रुप हो। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा किसके साथ फॉलो होगा, ये सबसे ज्यादा फॉलो होगा ये 1 डिग्री या 2 डिग्री रिएक्शन है, मतलब 1 डिग्री जो हाइड्रोकार्बन छोटा है सबसे छोटा होगा, ये रिएक्शन जो है उसी पे डिपेंड करेगा। देखो, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है ना, ये सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है, प्लस चार्ज मेरा किधर रहेगा, प्लस चार्ज इस साइड रहेगा। और ये रिएक्शन कैसा होगा, बहुत स्लो होगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल है मेरा OH ग्रुप है, OH ग्रुप क्या करेगा, वो इधर से बैक साइड से अटैक करेगा। ये देखो यहाँ पे जो इस तरह से बना हुआ है, मतलब क्या कि वो घुसते जा रहा है अंदर, अंदर की तरफ जाते जा रहा है, और यहाँ से ब्रोमीन जो है निकलता जा रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन का काम निकलने का काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये ब्रोमीन पूरी तरह से निकल जाएगा एंड यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो इस तरह से बना हुआ है, इसको जो मोटा बना हुआ है इसको बोलते हैं वेज, एंड इसको बोलते हैं डैश। हम लोग जब स्टीरियो केमिस्ट्री आके पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। तो वेज और डैश क्या होता है, जैसे अभी 2 डिग्री में तो नहीं समझा पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि
कोई कंपाउंड है, कार्बन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है जिस साइड से ऑब्जर्वर देख रहा है एक हाइड्रोजन उसके तरफ है। 3D में इमेजिन करो, एक कार्बन एक हाइड्रोजन क्या है, खड़ा है उसके साइड ऑब्जर्वर की तरफ, और जो दूसरा हाइड्रोजन ये जो वेज में है ये नीचे की तरफ है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये कार्बन है सीधा है, ये कैसा है, ये कार्बन प्लेन में है, सीधा सीधा ऐसे करके, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे आगे, स्टीरियो केमिस्ट्री आएगा। अब क्या है, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट पे भी। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। SN2 में क्या, SN1 में क्या देखे थे, पोलर प्रोटिक था, ये ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, ये ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल एसीटोन, डीएमएसओ, डीएमएसओ क्या होता है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, फेवर्स SN2 रिएक्शन। कोई इंटरमीडिएट इसमें फॉर्म नहीं होगा, कोई इंटरमीडिएट, जुड़ने वाला काम और निकलने वाला काम दोनों साथ साथ होगा। इट अकर्स इन वन स्टेप, बोथ सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग रिएजेंट डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए जिससे ब्रोमीन या हैलोजन, जो भी हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ वो निकल पाए। इन्वर्शन बनाएगा, इसमें रिएक्शन जो है कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्शन हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप ऑन और नियर द कार्बन एटम हैव अ ड्रामेटिक इनहिबिटिंग, अगर वहाँ पे बल्की ग्रुप होगा तो उसमें रिएक्शन बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएगा, सेम रिएक्शन नहीं बनेगा। रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, सबसे पहले प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। सबसे अच्छा SN2 रिएक्शन बनाता है प्राइमरी में, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी में। फिर रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स, अगर RI बॉन्ड है सबसे ज्यादा बनाएगा, दोनों का सेम है SN1 SN2 का। RBr, RCl एंड RR सबसे कम होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स जो SN1 और SN2 रिएक्शन में अफेक्ट करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है, इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ is unimportant, in SN2 along strong nucleophile are required, ठीक है। SN1 में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक का स्ट्रेंथ वो नहीं दिखता है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन SN2 में न्यूक्लियोफाइल इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रेंथ होना चाहिए उसमें। बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन रिक्वायर अ गुड लिविंग ग्रुप, दोनों का ही गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए जो आराम से निकल पाए। SN1 reaction, it is okay to have steric hindrance but SN2 should not exist. Steric hindrance मतलब कि अगर एक से ज्यादा कार्बन होगा तो वो क्या करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बनाता है, ठीक है। बल्कि ग्रुप होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस बनाएगा, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस होता है क्या है, मतलब भीड़, भीड़ अगर ज्यादा हुआ तो। प्रोटिक, प्रोटिक जैसे कि वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्वेंट जो है वो SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा, और ए प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे एसीटोन एंड DMSO फेवर्स SN2 रिएक्शन, ठीक है। सो थैंक यू।